भारतीय कहानी। तो उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे उनको अच्छे से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में विचार पक्ष की सार्थक शुरुआत। आंदोलन के घटनाक्रम का एक अन्य दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें सामान्य जनता के उभार की शक्ल उभरी। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि असंख्य लोगों ने बिल्कुल नए ढंग से अपनी दुनिया को देखना शुरू किया। दूसरी तरफ यह दौर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत दौर भी रहा। परिणामतः किस्सा गोई और दास्तान गोई के कलाकारों के साथ साथ नई शिक्षा में शिक्षित और आधुनिक विचारों से लैस मध्य वर्ग के सदस्यों ने कहानी को अपने ढंग से इस्तेमाल करना शुरू किया। कहानी एक नया विधा रूप। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में कहानी का इस्तेमाल का धीरे धीरे देशव्यापी असर देखने को मिला। राष्ट्रीय आंदोलन के आदि नेताओं और अभियानकर्ताओं ने पूरे देश के आवाम को एक साथ संगठित करने का बीड़ा उठाया, और दूसरी तरफ कहानी रूप का इस्तेमाल करने वाले लेखकों ने वक्त के घटनाक्रम के अनुरूप नई भाषा गढ़नी शुरू की। बंगाली, पंजाबी, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया, असमिया आदि भाषाओं में नई शब्दावली आने लगी और उनमें नई अभिव्यक्ति का संचार होने लगा। धीरे धीरे इन भाषाओं में उपलब्ध लोक कथाओं में भी निखार आना शुरू हुआ। भारत की सभी भाषाओं में यह विकास देखने को मिला। चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक आंदोलन था, इस कारण भारतीय कहानी का रूप भी तीखे विचारों, मानवीय मूल्यों, गरिमामय चिंतन तथा साहसिक अभिव्यक्ति से प्रेरणा लेकर पूर्णतः परिवर्तनधर्मी और क्रांतिकारी बन गया। निश्चय ही भारतीय कहानी ने आधुनिकता और बदलाव के मूल्य से सामान्य जनता की सोच को संयुक्त किया। यह भी देखने योग्य है कि संभावित राष्ट्रीय निर्मित के रूप में जिस राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम दशकों में हुई और वहाँ जो विकास खास घटनाओं के अधीन होता गया, वह कहानी में अपेक्षाकृत अधिक गति एवं तीव्रता से हुआ। लेखकों ने वक्ती ज़रूरतों को अधिक गहनता और लगन के साथ समझा। इस मकसद से उन्होंने सचेत स्तर पर वह काम संपन्न किया जो पिछले कई सदियां न कर पाईं। अन्य भारतीय भाषाओं में नई भरपाई के लिए पूरी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता पर बल किया जा सकता था। यह बहुत धीरे धीरे और स्वतःस्फूर्त ढंग से हुआ। इससे निश्चय ही भारतीय कहानी को आधार मिला, लेकिन भारतीय कहानी की वास्तविक शक्ल उपरोक्त प्रक्रिया में उभरी। चतुर्वेदी इसे सही तरह से स्पष्ट न कर पाए। यद्यपि अपनी ओर से उन्होंने कई उपयोगी बातें कही। मसलन इससे आगे उन्होंने कहा, भारतीय भाषाओं में आधुनिक कथा साहित्य का उद्भव तभी संभव हो सका जब उसके समुचित प्रचार के लिए मुद्रण कला का विकास हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने पर विदेश के लिए मुद्रण कला के विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए। भारतीय भाषाओं में गद्य और उसके साथ कथा साहित्य के प्रादुर्भाव का आंशिक श्रेय निश्चय ही मिशनरी धर्म प्रचारकों को दिया जाना चाहिए। हम अपनी ओर से जैसे विभिन्न भारतीय भाषाओं एवं विभिन्न लेखन रूपों का प्रारंभ बिंदु है, जहाँ देशव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन समकालीन कहानी जैसे विकसित रूप का मार्ग प्रशस्त करता है। सामाजिक राजनीतिक दबावों के चलते कथा लेखकों ने व्यापक प्रश्नों को अपने ढंग से परिभाषित किया और अभियान की शक्ल में कहानी लिखी।
राष्ट्रीय आंदोलन के आदि लेखकों में खास तौर पर बंगाल के बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर का स्मरण होता है। चटर्जी कथा लेखक और स्वप्नदर्शी थे, लेकिन उन्होंने मुख्यतः लंबी कथा यानी उपन्यास को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। चटर्जी को राजसत्ता के चरित्र की भी गहरी जानकारी थी। राजसत्ता को समझने में कानून की समझ आवश्यक है। यह समझ चटर्जी में अपने समकालीनों में संभवतः सबसे अधिक थी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की सोच और कहानी की मूल्यवत्ता को समर्पित इस इकाई के सिलसिले में रविन्द्रनाथ टैगोर का महत्व निर्विवाद है। रविन्द्रनाथ टैगोर को ही आधुनिक चिंतन और अंतर्राष्ट्रीय मनुष्यधर्मी समझ का मसीहा कहा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी छोटी कहानी का चरित्र पत्नी का पत्र शीर्षक कहानी। टैगोर की कहानियों में कहानी का भारतीय पारंपरिक रूप नज़र नहीं आता। मसलन लोक शैली टैगोर में कम मिलती है। इसका कारण यह है कि टैगोर अपने परिवेश की गहरी छानबीन करना आवश्यक मानते हैं और इस हेतु अपनी दृष्टि को जीवन के विविध प्रसंगों के क्षण से उजागर करते हैं। महान रचनाशीलता में से संपृक्त उनकी कहानियाँ अनेकानेक प्रयोग करती हैं, जिनमें मुख्य दबाव लेखप्रिय प्रयोजन से आता है। जहाँ तक प्रयोजन का सवाल है, जैसा ऊपर कहा है, टैगोर मनुष्य जीवन के सकारात्मक पक्षों पर बल देना चाहते हैं और मानते हैं कि विश्व मानवता को देशज अनुभव के आधार पर विभाजित करना राजनीतिक अपराध कर्म में शामिल माना जा सकता है। बहुत दूर तक यह नज़रिया राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मंत्र बना, जिसे अधीर भारत नामक महादेश के विभिन्न अंचल इकट्ठा होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भिड़े और साथ ही दूसरे देशों के अनेकानेक बुद्धिजीवी तथा संवेदनशील तबके राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक मुहिम को समर्थन देने लगे। मनुष्यता पर बल देने का ही परिणाम था कि टैगोर ने अपने समय के समाज तंत्र की लगातार बखिया उधेड़ी और अपेक्षाकृत तबकों तथा व्यक्तियों के स्वर प्रदान किया। यह जानने के लिए हम टैगोर की पत्नी का पत्र शीर्षक कहानी पर विचार करते हैं। 1914 में प्रकाशित यह कहानी अपने भीतर अनेकानेक दृष्टिकोण स्तरों को समेटे है। कहानी का प्रारंभ इस तरह होता है कि पत्नी के इन वाक्यों से होता है। श्री चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही, न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी न मिली। मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघे के साथ शंख का होता है। वह तुम्हारे तन मन में चिपका हुआ, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरखास्त नहीं दी। विधाता की यह इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी मंजूर कर ली। पत्र शैली की कुछ विशेषताएं जानना आवश्यक है। जिस तरह पत्र में संवाद की भूमिका होती है, उसी तरह पत्र शैली में लिखी कहानी के भीतर वर्णन को छोड़कर संवाद जैसी उपयोगी तथा साथ ही साहसिक तत्व का इस्तेमाल होता है। जहाँ वर्णन उबाऊ, नीरस और एकांकी होता है, वहाँ संवाद में दो व्यक्तियों या विचारों की टकराहट देखी जा सकती है। इस शैली की कहानी में विभिन्न पात्रों के संवाद तो मिलते ही हैं, स्वयं कहानी एक बड़े संवाद की शक्ल अख्तियार करती है। राष्ट्रीय आंदोलन में वैचारिक टकराव का अतिरिक्त महत्व था। राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ यह था कि एक उपनिवेश अर्थात कॉलोनी दूसरे साम्राज्यवादी देश के विरुद्ध संघर्ष में शामिल हो। उस काल में एकाधिक विमर्शों की उपस्थिति और उनके भेद व टकराव को प्रेषित करना लेखक की भी आंतरिक ज़रूरत बन गई थी। टैगोर की कहानी पत्नी का पत्र की व्याख्या।
21वीं सदी के शुरुआत वर्षों में यह शब्द अस्वाभाविक और अटपटा लगता है, लेकिन टैगोर के समय में अर्थात 19वीं सदी के संधिकाल में कोई स्त्री पति के पांव अर्थात चरण कमलों में सिर रखना अपना सौभाग्य समझती थी। यह अवश्य ही इसके तुरंत बाद का वाक्य पाठकों को झटा देता। आज हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए हैं। वाक्य का स्वर चौंकाता है। फिर दूसरा ही रुख अख्तियार करता, चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली का अर्थात कि काश ये दूरी मिलती तो पहले ही मुझे अर्थात पत्र लेखक को अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हो जाता। इस वाक्य में कड़वाहट अथवा और विरोध विद्यमान है। चूँकि पत्र लेखक एक स्त्री है बल्कि पत्नी है, इसलिए उद्धरण का अंतिम वाक्य विरोध और धमकी का स्पष्ट वक्तव्य बन गया है। इसे तुम अपने घर की मंझली बहू की चिट्ठी मत समझना। लेकिन कहानी का केंद्रीय मंतव्य क्या है? मेरी राय में यह कहानी पुरुष प्रधान की तीखी आलोचना के लिए लिखी गई है। कहानी की नायिका मृणाल पति के परिवार में बहुओं का शोषण देखती है, जहां उन्हें निरंतर सास के अतिरिक्त पति देवर और अन्य पुरुषों के कटाक्षों का लक्ष्य बनना पड़ता है। टैगोर ये भी दिखलाते हैं कि स्त्रियों में शिक्षा का अभाव है, जिसके चलते उन्हें घर से बाहर किसी रूप में सक्रिय होने की इजाज़त नहीं। विवाह के अवसर पर स्त्रियों की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा जाता, न ही उनके हितों की रक्षा का ध्यान रखा जाता है। मृणाल यद्यपि शिक्षित है, लेकिन इसी कारण उस पर अंकुश भी अतिरिक्त है। देखने योग्य चीज़ यह है कि शिक्षा के कारण मृणाल सामाजिक अन्याय की प्रकृति को समझने में सक्षम है। वह अपने पिता के पति के परिवार की तुलना करती है। जेठानी तथा छोटी बहन की यंत्रणा को भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझ पाती है। मृणाल की पीड़ा अनेक स्तर पर है। पत्र में प्रतिबिंबित इस आत्मचिंतन पर गौर करें। मैं गवई गांव की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे 2 गायें और 3 बछड़े चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं बहू रही, खुद न खाकर छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब वह बड़ी हुई तब गाँवों के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। इस वर्णन में गांव और शहर के अंतराल में नज़र डाली गई है, लेकिन स्त्रियों के संदर्भ में चाहे गांव हो या शहर, दोनों समान रूप से कठोर हैं। गांव से आई बहू पर किए जाने वाले कटाक्ष में यह निहित है कि बहू का गोत्र असल में गायों के गोत्र के करीब है, अर्थात वह सभ्य समाज के स्तर से कोसों दूर है और जानवर है। मृणाल यह भी समझती है कि उसके जीवन की किंचित सार्थकता माँ बनने में संभव थी, लेकिन वह भी न हो पाया। लेखक ने इस वर्णन में अपनी पूरी सहानुभूति मृणाल को दी है। उसकी भाषा में कविता का गुण है। घर के भीतर भाग की तुलना देखें, मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। इसी तरह उजाला वहाँ टिमटिमाता रहता है। हवा चोर की भांति प्रवेश करती है। जाहिर है कि यह भाषा उस समय की नारी की स्वाभाविक भाषा नहीं हो सकती, लेकिन टैगोर इस पात्र की अपील में संघनता उत्पन्न करना चाहते हैं। इस कारण मृणाल के स्वर में अपना स्वर मिला देते हैं। साथ ही कहानी में यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय का लेखक स्त्रियों के प्रति सम्मान और समर्थन का भाव रखता है। आज यह सरल जान पड़ता है, लेकिन संदेह नहीं कि जिस समय यह कहानी लिखी गई थी, उस समय के सामाजिक वातावरण में टैगोर को सामंती आक्रोश का लक्ष्य बनना पड़ा होगा। इसके बाद है कि राष्ट्रीय आंदोलन में आधुनिक चिंतन में जुड़े इस रवैये को तीव्र आवश्यकता थी। साथ ही साहित्य लेखन के लिए और विशेषकर कहानी अथवा छोटी कथा के लिए जरूरी था कि वह अधिकाधिक पीड़ित और दमित तबकों के साथ खड़ी हो। इस तरह स्पष्ट है टैगोर के हाथों कहानी लेखन विशेषकर इस कथा में राजनीतिक हो चला था कि सामान्य जनता के जहन में न्यायपरक विचारों और स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करता था और उन तबकों के मसलन सामंती विचारों और तत्वों के विरोध में सक्रिय था जो घोषित रूप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन करते थे।
इसमें हम रुक रुक के इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़े जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस कहानी के अंतर्गत उभरे मृणाल के तेवर में समाज संरचना की समझ से पैदा होने वाला तेज है और साथ ही विकसित दृष्टिकोण भी, जो इसीलिए प्रभावित करता है कि उसने अपने वक्त के विचार की छाप है। जैसा कि पहले संकेत किया गया है, अपने प्रारंभिक दौर में राष्ट्रीय आंदोलन ने समाज के उस तबके को पहचान लिया था जिसकी प्रासंगिकता कमज़ोर पड़ती हुई अंततः समाप्ति के निकट थी। यह सामंती तबका था और इसका आर्थिक आधार पारंपरिक कृषि संबंध थे। किसानों के श्रम पर जीने वाला यह परिजीवी तबका नगरों में बढ़ते उद्योग के सामने अपनी चमक और प्रेरणा खो रहा था। दूसरी ओर इस तबके की यह व्यवस्था थी कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद का समर्थन देता। ग्रामीण क्षेत्र में उसे शोषित किसानों का असंतोष और क्रोध झेलना पड़ रहा था। संस्कृति के स्तर पर यद्यपि सामंती वर्ग यह तय नहीं कर पा रहा था कि समाज में उभर रहे नए विचारों और मूल्यों को किस तरह निपटे। परिणामतः यह होता है कि शिक्षित नारियों ने परंपरा की सीमाएं समझते हुए उसकी तीखी अवमानना शुरू कर दी थी। यह देखकर और इसे ग्रहणीय पाकर ही रविंद्रनाथ ने मृणाल जैसे सशक्त पात्र की सृष्टि की है। नई कहानी, विमर्श की संभावना और चुनौतियाँ। समय के चलते नया राजनीतिक सांस्कृतिक दौर एक अन्य द्वंद्व का सामना करने को बाध्य हुआ। इस द्वंद्व का रिश्ता नई पूंजीवाद विचार के भीतर संशय से था। मसलन ये संभव था कि यथार्थवादी सोच और जन केंद्रित राजनीति का विकास देश को उस मुकाम पर खड़ा कर दे जहाँ से वास्तविकता और प्रामाणिकता समानता का मार्ग प्रशस्त हो जाए। 20 के दशक में इसका विकासमान रवैये की आंतरिक जद्दोजहद भारतीय कथा में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है। मैं इसे भारतीय कहानी के विकास का नया चरण कहता हूँ, जिसके अंतर्गत जटिलताओं से साहसपूर्वक जूझना आवश्यक हो गया था। प्रेमचंद की किंचित कम चर्चित लेकिन बेहद प्रासंगिक कहानी शांति। प्रेमचंद की शांति शीर्षक कहानी का विवेचन हमें तत्कालीन परिवेश की समझ देने और साथ ही आज की साहित्यिक मनीषा पर जरूरी टिप्पणी करने में सहायक हो सकता है। 30 के दशक में कई निर्णायक चीज़ें हुई थी जिनमें मुख्य विश्व पटल पर समाजवादी व्यवस्था के स्थापित होने से संबंधित है। सन 1930 का वर्ष आते आते रूसी समाज समूची पूंजीवादी दुनिया की आंखों में कांटे की भांति खटकने लगा था। कई औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय आंदोलनों ने जोर पकड़ा था। उनमें कुछ आंदोलनों का रूप अनिवार्यतः समाजवादी बनता जा रहा था। यूरोप के अपने देशों में समाजवाद की लहर चल रही थी। इंग्लैंड में तो समाजवादी ताकतों ने पूरे सांस्कृतिक माहौल को अपने असर में ले लिया था। लेकिन विडंबना यह थी कि इंग्लैंड के उपनिवेश भारत में समाजवादी तत्व सचेत हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलन की वाहक कांग्रेस पार्टी में लगभग विघटन की स्थिति आ गई थी। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय चेतना के कमज़ोर पड़ने ने प्रेमचंद जैसे यथार्थवादी लेखक को चिंता और निराशा में धकेल दिया था। जिस सकारात्मक विचार और मानवीय मूल्य का उभार 20 के दशक में देखने को मिला था, वह 30 के दशक में समस्याओं से घिर गया था। शांति कहानी समाज के इस अंतर्निहित पीड़ा को बयान करती है। शांति के केंद्र में दो स्त्रियां, माँ और बेटी की व्यथा कथा है।
बल्कि मुख्यतः यह गोपा नाम की माँ की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को अपनी गरिमामय शर्तों पर जीना चाहती है, लेकिन जिन सामाजिक स्थितियों के सामने वह खड़ी है वे उसकी इच्छा आकांक्षाओं के प्रतिकूल है। और अपना संवेदनहीन तर्क उसके व्यवहार पर आरोपित करते देखना चाहती हैं। यहाँ स्थितियों की प्रतिकूलता विभिन्न विमर्शों के माध्यम से व्यक्त हुई है। वह पात्र है देवानाथ कहानी के आख्याता अर्थात मैं का मित्र। देवानाथ की पत्नी गोपा ने अपने पति की याद को मन में संजो कर रखा। गोपा कहानी के भीतर वही करती है जो देवानाथ करते यदि वह जीवित होते। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा, लेकिन उस भले आदमी ने जीवन में से कोई सबक न लेने की कसम खा ली थी। उसके व्यवहार में ज्यों के त्यों रहे, जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही मरे। जिस दुनिया में वह रहते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए स्थान न था। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने हाथ बंद न किया तो नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी ढांचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में एक जो चातुरी होती है, जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुष की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती, उससे वह वंचित थी। यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। यह सोच सरल, निश्चल और ईमानदार जिंदगी का विमर्श है, और यदि देवानाथ और उसकी पत्नी गोपा ने इसे अपनाया है तो जाहिर है समाज में इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कहानी का आख्याता उसे निराली दुनिया कहता है जिसमें देवानाथ रहते थे। आख्याता के लिए देवानाथ का व्यवहार चिंता का विषय है, जिसके लिए वह उन्हें सचेत करना चाहता है। गोपा में भी ये गुण कमजोरी माने जा रहे हैं। इसे विडंबना कहा जा रहा है कि उसमें चातुर्य नहीं है। हम देख पाते हैं कि असल आख्याता के माध्यम से कहा जा रहा है कि पुरुष की तथाकथित असावधानियों पर ब्रेक लगाना चतुर नारी का कर्तव्य है, ताकि पति भोलानाथ न रहे बल्कि बाकी लोगों की तरह निष्कपट का विपरीत बन जाए। ये ऐसे लोग हैं जो सामान्य समाज की शकल में देवनाथ और साथ ही पत्नी गोपा और बेटी सुनीता को घेरे हैं। चूँकि संदर्भ राष्ट्रीय आंदोलन का है, राष्ट्रीय आंदोलन में जी जान से शामिल और सर्वस्व त्यागने को तैयार भारत की जनता निराली दुनिया का सपने देखती थी। व्यवहारिकता, ऊंच नीच को देखकर समझौता परस्ती का नहीं। लेखक के रूप में स्वयं प्रेमचंद निराली दुनिया के लिए लड़ रहे थे, जिसके उदाहरण स्वरूप वह देवानाथ, गोपा और सुनीता को रखते हैं। इस कहानी के नायक और केंद्रीय पात्र ये तीन लोग हैं। इन्हीं के माध्यम से मौत के समय की शांति का वह खाका खींचा जा रहा है जो वास्तविक समाज की प्रस्तुत तस्वीर से बेहतर है। कहानी का अंत यही कहता है। देवानाथ की बेटी सुनीता द्वारा अंततः ही आत्महत्या पर कहे गए गोपा के इन शब्दों पर गौर करें। मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई। दुखिया अपनी मान मर्यादा के लिए संसार से विदा हो गई, नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसीलिए और भी प्रसन्न हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी। स्त्री के जीवन में प्यार न मिले तो उसका अंत ही अच्छा है। लोग कहते हैं, ध्यान पड़ता है मुस्कुरा रही थी। मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी। आदमी इसलिए थोड़े ही जीना चाहता है कि रोता रहे। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। तो आदमी जीकर क्या करे। खाने और सोने और मर जाने के लिए मैं नहीं कहती कि मुझे सुन्नी की याद न आएगी और मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, लेकिन वह शोक के आंसू न होंगे, हर्ष के आंसू होंगे। बहादुर बेटी की माँ उसकी वीर गति पर प्रसन्न होती है। सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं? वह जानती है, और चाहे संसार उसकी निंदा करे, उसकी माता सराहना ही करेगी। उसकी आत्मा से यह आनंद भी छीन लूं। कहानी के आरंभ और अंत में दिए गए इन दो उदाहरणों का एक विमर्श एक ही है।
जैसे पहले कहा है, एक विमर्श मानवीय सिद्धांतों पर अड़ने, उन्हें गंभीरता से अपनाकर व्यवहार में रूपायित करने का विमर्श है। लेकिन इन दो उदाहरणों के बीच अवस्थित सच्चाई का अपना चरित्र है। वहाँ विकृति, छल छदम और रुग्ण मानसिकता है। उनकी पृष्ठभूमि में गोपा का परिश्रम, त्याग और साहस, अतिरिक्त वेग प्रकट होता है। सुनीता के विवाह जिस युवक से हुआ, वह संबंधों की गरिमा का खेल का विषय समझता था। प्रेमी मई और स्नेही पत्नी को सम्मान देने के विपरीत युवक को अश्लीलता पसंद थी। इस स्थिति में सुनीता को अंदर से झकझोर दिया। लेखक ने संबंध की इस सीमित चर्या को सामाजिक आयाम देते हुए युवक के पिता को विमर्श लाना आवश्यक समझा। देवानाथ के विपरीत उस युवक के पिता की मूल व्यवस्था जिसे सुनीता का विवाह हुआ, लोभ, सफलता और व्यावहारिकता पर आधारित थी। वहाँ ईमानदार जीवन के लिए स्थान न था। इस अर्थ में सुनीता और पति का संघर्ष दो पात्रों या दो परिवारों का संघर्ष न रहकर दो मूल्य व्यवस्थाओं का संघर्ष बन गया। मदिरा लाल आख्याता को अपना पक्ष किंचित विस्तार से बतलाता है। इसका यानी सुनीता और पति के बीच का मतभेद के कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ बाप के लाडले हैं और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है। सुनीता के पति को मुफ्त का धन मिला, सनक सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, फिर ड्रामा खेलने का शौक। मैं सुन्नी को देख चुका था, सोचा ऐसी रूपवती पत्नी पाकर इसका मन स्थिर हो जाएगा। लड़कियां स्वभाव से सुशील होती हैं और अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। त्याग और प्रेम ही अस्त्र है जिससे वे पुरुष पर विजय पाती हैं। उसमें ये गुण है ही नहीं। डोंगा कैसे पार होगा ईश्वर ही जाने। यह एक भरा पूरा प्रतिविमर्श है और प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन के साहसिक स्वप्रदर्शी मानवीय विमर्श के समानांतर रखकर इस प्रतिविमर्श की बखिया उधेड़ी है। साथ ही इस विमर्श में मर्दों और औरतों के व्यवहार, नियम और आदर्श अलग अलग हैं। लड़के तो प्राय मंचले होते हैं, लड़कियां स्वभाव में सुशील होती हैं, अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। स्पष्ट है 20वीं सदी के दूसरे दशक में लिखी गई रविंद्रनाथ की उपरोक्त कहानी से अलग प्रेमचंद की कहानी 30 के दशक का संकट प्रतिच्छवित करती है। जहाँ रविंद्रनाथ की कहानी में विरोधी विमर्श से टक्कर लेने पर बल है, वहाँ प्रेमचंद में बिल्कुल दूसरे वक्त की विवशता, उलझन और बेरोजगारी की पीड़ा झलकती है। प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से वस्तुतः उनके समय का पूरा सामाजिक जीवन बिंबित होता है। उनमें एक और कफन के घीसू और माधव जैसे अर्ध सामाजिक परिजीवी पात्र दिखाई देते हैं। खेतिहर मजदूर के रूप में सहसा रूपांतरित होता हुआ पूस की रात का हल्कू मिलता है। इसी तरह उनके अलग अलग पात्र हुए उस समय में, जिसके माध्यम से जो समाज में चल रहा था, लेखक ने उसको दर्शाने की कोशिश की है कि स्थिति किस प्रकार थी हर वर्ग की। शांति के दोनों पात्र गोपा और सुनीता विचारधारा और अनुभव के स्तर पर इसी संकट का भार वहन करते हैं। संकट से संबंधित यह सवाल अपनी जगह आज भी बना है, जिसके अंतर्गत आदर्शों पर चलना कठिनतम कार्य है। दूसरी ओर सुविधाभोगी वर्ग पूरे जीवन प्रवाह का इस्तेमाल अपने सीमित हितों के लिए करने को प्रतिबद्ध है। यह सवाल कहानी के बाहर निकलकर तत्कालीन समाज की स्थितियों पर भी लागू होता था। फिर भी तो अब पढ़ेंगे स्वाधीनता के बाद भारतीय कहानी का विकास।